ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी बता दिया था, है ना। आपको सबको समझ में आ गया विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी फ्लूइड फ्रिक्शन है ना। विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड की लेयर्स के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अभी तो जैसे ही उसने चलना स्टार्ट करा था, जैसे ही फ्लूइड ने फ्लो करना स्टार्ट करा था, उसको फ्लो करना था, मूव करती, थोड़ी देर बाद बहुत तेज तेज फ्लो होने लगता, उससे पहले क्या आया? विस्कस फोर्स आया। अब चलिए उसने फ्लो करना स्टार्ट करा है। हमारे पास ये कोई ट्यूब है जिसकी लंबाई L है और इसका एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना है? R है, और इससे ना कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो फ्लोइंग फ्लूइड का रेट है इसको बोलते हैं पॉइजली कांस्टेंट या पॉइजली फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइजली फार्मूला। व्हाट इज पॉइजली फार्मूला? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द ट्यूब विद पर यूनिट टाइम। किसी भी ट्यूब के थ्रू, किसी L लेंथ की ट्यूब के थ्रू, A एरिया वाले क्रॉस सेक्शन वाले ट्यूब के थ्रू अगर V अमाउंट का फ्लूइड 1 सेकंड में फ्लो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइजली फार्मूला। क्या बताया पॉइजली फार्मूला ने? इन्होंने कहा रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और डायमीटर D पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? पॉइजली फार्मूला। और इसका फार्मूला होता है पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन क्या? 8 ईटा L। फ्लूइड को फ्लो होने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? लेंथ ऑफ ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आखिरकार उसको फ्लो कराने के लिए प्रेशर की नीड होगी, प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। और याद रखना पड़ेगा कि वो उसका विस्कस स्ट्रेंथ कितना ज्यादा या कितना कम है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, उसको फ्लो होने देंगे या नहीं होने देंगे। तो पॉइजली ने डिस्कस किया किसी पर्टिकुलर ट्यूब से, किसी सर्टेन पैरामीटर वाले ट्यूब से यूनिट टाइम में कितना फ्लूइड फ्लो हो सकता है, और वो फ्लोइंग फ्लूइड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो ये फ्लोइंग फ्लूइड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है किस पे? रेडियस पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? तीसरा डिपेंड करता है P अपॉन L पे, प्रेशर पर यूनिट लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। बात को समझिएगा, आसान बात है। ये जो पॉइजली फार्मूला सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। कितना डिपेंड करता है नहीं पता, तो R टू द पावर A। ईटा पे डिपेंड करता है, कितना करता है नहीं पता, तो ईटा टू द पावर B। P अपॉन L पे डिपेंड करता है, कितना करता है नहीं पता, तो पावर क्या? C। कंबाइन कर दीजिए, Q प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर A, ईटा टू द पावर B और P अपॉन L टू द पावर क्या? C। बात को समझिएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट K लग जाएगा, ठीक है। अब R मतलब L, अब Q तो क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। क्या है? यूनिट मतलब L क्यूब T इनवर्स। L क्यूब क्या? T इनवर्स। तो याद रखिएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या है? K R टू द पावर A ईटा टू द पावर B और P अपॉन L टू द पावर क्या? C। Q की डायमेंशन क्या होगी? L क्यूब T इनवर्स, वॉल्यूम अपॉन क्या? T। कांस्टेंट का तो कोई होता ही नहीं है डायमेंशन। R रेडियस है मतलब लेंथ है। ईटा की डायमेंशन कल मैंने क्या बताई थी आपको? जल्दी बताओ, ईटा की डायमेंशन क्या बताई थी मैंने आपको? बोलो। ml-1 t-1 ये बताया था क्या? बोलो। ml-1 t-1 बताया था क्या? हाँ? और P फॉर प्रेशर, L फॉर लेंथ, ml-1 t-2 अपॉन L पावर C। तो L क्यूब T इनवर्स इक्वल L टू द पावर A M टू द पावर B L टू द पावर माइनस B T टू द पावर माइनस B। यहाँ M टू द पावर C L टू द पावर माइनस 2C T टू द पावर माइनस 2C। चलिए कंपेयरिंग करते हैं। ऑन कंपेयरिंग
अभी क्यों कंपेयरिंग, थोड़ा सा और सॉल्व कर दें। एल क्यूब टी इनवर्स इक्वल एम की पावर बी एम की पावर सी, तो एम टू द पावर बी प्लस सी, एल की पावर ए बी सी, ए माइनस बी माइनस टू सी, और टी की पावर क्या, माइनस बी माइनस टू सी। क्या आ गया भैया, ऑन कंपेयरिंग समझिएगा, m की पावर b प्लस सी, यहां तो m है ही नहीं है, मतलब पावर जीरो। क्या नाम रख दूं इसका, मैं सेकेंड इक्वेशन रख देता हूं, l की पावर a माइनस बी माइनस टू सी, l की वैल्यू 3 है यहाँ पे, t की पावर माइनस वन है, उधर पे माइनस बी माइनस टू सी। जल्दी से आप एक काम करो, माइनस से डिवाइड कर दो, मुझे मिल जाएगा b प्लस टू सी इक्वल वन, फोर्थ। ध्यान से देखो, बाई सेकेंड एंड फोर्थ, बाई सेकेंड एंड फोर्थ, b प्लस सी इक्वल जीरो, b प्लस टू सी इक्वल वन, माइनस माइनस खत्म, माइनस सी इक्वल माइनस वन, सी इक्वल क्या आ गया, वन। कोई प्रॉब्लम है, सी इक्वल क्या आ गया बोलो, वन। जल्दी बताओ, बाई सेकेंड, बाई सेकेंड, सेकेंड से क्या मिलेगा b, b इक्वल क्या आएगा, माइनस वन। अगर c वन है तो b कितना आएगा बोलो, माइनस वन। बाई थर्ड, a b c इक्वल्स थ्री, a माइनस वन इक्वल थ्री, a इक्वल फोर। समझ में आ गया, चलो आ जाओ बाई फर्स्ट, बाई फर्स्ट q इज इक्वल्स टू क्या है, k r टू द पावर a, मतलब r की पावर वन, सॉरी फोर, ईटा टू द पावर b, मतलब माइनस वन, ईटा की पावर वन, और p अपॉन एल की पावर c, मतलब वन, तो p अपॉन एल। ये कांस्टेंट को क्या बोल दिया, 1/8 या पाई बाई 8। जब उनके पैरामीटर्स अप्लाई किए, कांस्टेंट फैक्टर अप्लाई किए, तो k की वैल्यू क्या मिली, पाई बाई 8। तो q इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 8 r टू द पावर 4 p अपॉन ईटा l। क्या समझ नहीं आया बताओ, क्या बोलते हैं इसको, पॉइजली फॉर्मूला। पॉइजली ने क्या डिस्कस किया कि किसी भी ट्यूब के थ्रू फ्लो होने वाला फ्लूइड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब, रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला ड्राइव किया, इसी को बोलते हैं पॉइजली फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, पॉइजली फॉर्मूला। याद रखें, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कैसा भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी हो तो चलेगा, बस ध्यान रहे ट्यूब कैसी रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। ट्यूब कैसी रहे, हॉरिजॉन्टल, ताकि इन सब का असर ना पड़े, इन सब का ग्रेविटी वगैरह का, ठीक है। बाकी ये पॉइजली फॉर्मूला है, छाप लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। आपको नोटिस करना है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है पॉइजली फॉर्मूला के लिए, या इस तरीके के फ्लूइड के फ्लो होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन एसेंशियल है। पहली चीज तो ये कि क्रॉस सेक्शन अगर नॉन यूनिफॉर्म भी है तब भी प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म भी है ना, या क्रॉस सेक्शन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, तब भी क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड वो स्टडी होना चाहिए। स्टडी मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, ज्यादा उछल कूद ना करे, रहना टर्बुलेंट फ्लो ना हो, या और ऐसी कोई दिक्कत ना हो, स्टडी फ्लो, और पैरेलल टू एक्सिस होना चाहिए, एंड पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। तीसरी और खास बात क्या, तीसरी खास बात ये कि जो ट्यूब है, ट्यूब को हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ताकि ग्रेविटी का असर ना पड़े, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जितनी ग्रेविटी यहां लगेगी उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी यहां। हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी हर पॉइंट पे क्या लगेगी, इक्वल लगेगी, लेकिन अगर आप उसको ऊपर नीचे कर देंगे तो ग्रेविटी का अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना होगा पॉइजली फॉर्मूला के लिए, ठीक है। बताया इसको, चलिए आगे समझिएगा। इसके बाद आता है कि विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी टेम्परेचर और प्रेशर से किस तरीके से अफेक्ट होती है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जैसा कि आपको शुरू से बताया जा रहा है, फ्लूइड हर उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो फ्लो कर सकता है,
हर उस सब्सटेंस को फ्लूइड बोलते हैं जो फ्लो कर सकता है। तो फ्लूइड में दो कंसेप्ट, एक लिक्विड, दूसरा गैस। अब बात करते हैं अपन किसकी, टेम्परेचर। महसूस कीजिएगा, टेम्परेचर में ऐसा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो तेजी से मूव करने लगेंगे। साथ ही साथ उनके इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की जो बॉन्डिंग है वो भी डैमेज हो जाएगी, वही ब्रेक हो जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी ब्रेक हो जाएगा, साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे उनमें क्या है, मूवमेंट तेज हो जाएगा। मूवमेंट तेज हो जाएगा और मूवमेंट नहीं होना यही तो विस्कोसिटी कहलाता है। यहाँ तो मूवमेंट तेज हो रहा है भाई। लिक्विड को अगर अपन टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट, तेजी से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और इसी वजह से क्या है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डैमेज हो जाएगा, वो एक दूसरे से बंध के नहीं रहेंगे, मतलब वो एक दूसरे की मोशन को रेसिस्ट नहीं करेंगे, मतलब आराम से फ्लो हो सकता है, आराम से फ्लूइड मूव कर सकता है अपनी दूसरी लेयर्स के ऊपर। तो अगर फ्लूइड आराम से मूव कर रहा है फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर काहे की विस्कोसिटी? क्योंकि विस्कोसिटी तो वो है जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, लेयर्स की मोशन को रेसिस्ट करती है। तो टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और उनका फ्लो जो है स्मूथ हो गया और फास्ट हो गया, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम नहीं आ रही मतलब विस्कोसिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, मतलब विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, टेम्परेचर। और v बराबर किसी टेम्परेचर t पे जो विस्कोसिटी है ना, या ईटा, ईटा बोलो, ईटा, ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाएगी, या उस लिक्विड की विस्कस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फॉर्मूला आएगा ईटा किसी टेम्परेचर पे बराबर ईटा 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो किसी टेम्परेचर टी पे अगर हम आपसे पूछें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कस स्ट्रेंथ अपनी इनिशियल स्ट्रेंथ का बहुत ही कम हो जाएगा, इनिशियल स्ट्रेंथ का कुछ पार्ट बचेगा। आया समझ में? अगर मैं यही चीज बात करूं गैसेस के लिए, इसके लिए बात करूं गैसेस की, तो गैसेस के डिफ्यूजन की वजह से क्या है, विस्कोसिटी क्या है, कम या ज्यादा होती है। याद रखें ईटा क्या होता है, टेम्परेचर के क्या होता है बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब बहुत टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब थोड़ी सी विस्कोसिटी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तब भी तो मोशन रेसिस्ट हो रही है ना, तो मोशन रेसिस्ट हो रही है मतलब ईटा जो है टेम्परेचर के साथ कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रहेगा लेकिन उसके रूट के, ताकि क्या हो, अगर टेम्परेचर 10-100 गुना बढ़ता है तो विस्कोसिटी मात्र 10 गुना ही बढ़ेगी। तो लिक्विड पे क्या असर पड़ता है आपके सामने है और गैसेस पे क्या असर पड़ता है आपके सामने है। अब आती है बात प्रेशर की, ऑफ प्रेशर। समझिएगा, खुद भी सोच के देखिए, अगर आप पानी को कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो क्या होगी, रेसिस्ट होगी। एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ के, पानी को छोड़ के, एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ के आप देखेंगे पानी के अलावा किसी भी लिक्विड पे अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कस स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ईटा प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर अपन किसी लिक्विड को, वाटर के अलावा किसी भी लिक्विड को प्रेस करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी बढ़नी ही है। मतलब लिक्विड को विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करना है, उनको विस्कस ड्रैग एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जबकि गैसेस में एक्सेप्ट वाटर, ईटा प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। एंड गैस, द विस्कोसिटी ऑफ ईटा फॉर गैस इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर, ठीक है। क्या समझा आपने कि गैसेस के लिए जो ईटा है ना
उसको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता है। गैसेस का जो विस्कोसिटी स्ट्रेंथ है वो प्रेशर से कुछ असर नहीं पड़ता। आप प्रेशर बढ़ाओ चाहे घटाओ, गैसेस की विस्कस स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता। आ गया समझ में? तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है? अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में जो विस्कस स्ट्रेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं गैसेस की बात करूं तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि प्रेशर से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑफ द क्या फ्लूइड। आ गया समझ में? जल्दी इसको भी छापिए। कोई डाउट हो तो बोलिएगा, नोट कर लीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। समझिएगा कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास विस्कस फ्लूइड है ना, वो टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है। कुछ ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे की विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी विस्कोसिटी पे बहुत कम असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमको लुब्रिकेंट के सिलेक्शन में काम आती हैं, ठीक है ना। विस्कोसिटी में पड़ने वाले टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से हमें किस सीजन में कौन सा वाला लुब्रिकेंट यूज करना है ये सपोर्ट मिल जाता है। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट ड्यू टू द सीजन, ठीक है ना। सीजन के हिसाब से लुब्रिकेंट सेलेक्ट करने के लिए इस चीज का बहुत उपयोग है। कौन सा वाला लुब्रिकेंट टेम्परेचर से कितना अफेक्ट होता है, या किसी भी लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी टेम्परेचर से कितना अफेक्ट होती है, कौन से वाले की ज्यादा अफेक्ट होती है और कौन से वाले की कम अफेक्ट होती है। उसके बेसिस पे हम अलग अलग सीजन के लिए, अलग अलग वेदर के लिए हम अलग अलग टाइप का लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। तो अगर हमको विस्कोसिटी की नॉलेज है, अगर हम विस्कोसिटी में वेरिएशन की नॉलेज है ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमको विस्कोसिटी में क्या मालूम है बताइए, विस्कोसिटी में वेरिएशन का नॉलेज है, इसकी वजह से वेरिएशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वेरिएशन का अगर नॉलेज है तो हम किस में काम कर सकते हैं, लुब्रिकेंट के सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिल जाएगी। दूसरा बफर्स में जो हाई विस्कोसिटी की कहना चाहिए फ्लूइड होती है, हाई विस्कोसिटी की फ्लूइड को हम यूज कर लेते हैं कहां पे, ट्रेन के बफर्स में, जिनको कंप्रेस करने पे भी बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है ना। तो हम इस टाइप की कोई हाई विस्कोसिटी वाले बफर्स को, हाई विस्कोसिटी वाले फ्लूइड को बफर्स में यूज कर लेते हैं शॉक को रिड्यूस करने के लिए, है ना। तीसरा और क्या, जैसे प्रोटीन विटामिन वगैरह हैं, जो क्या बोले इनको अपन ऑर्गेनिक विस्कस फ्लूइड बोले, है ना। तो इन सब का शेप वगैरह पता करने के लिए, साइज वगैरह पता करने के लिए विस्कोसिटी की नॉलेज बहुत काम आती है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कह देना चाहिए, क्या बोले इनको, ऑर्गेनिक फ्लूइड जो है, इनकी शेप और साइज वगैरह पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी की नॉलेज का यूज कर सकते हैं। और क्या होता है, आर्टरी वगैरह में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ही बहुत काम आता है ना। टेम्परेचर और प्रेशर का फ्लूइड के विस्कस स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हमको ये पता हो तो आर्टरी और वेन्स के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेट होता है हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में भी क्या है स्टडी कर सकते हैं। और क्या होता है, और एक मिलिकन भाई साहब थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया था, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, उन्होंने भी विस्कस फ्लूइड का यूज किया था और उन्होंने विस्कोसिटी पढ़ने वाले इफेक्ट को डिस्कस किया था। तो अगर आपको पता है कि किसी भी फ्लूइड पे, है ना, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, तो उस नॉलेज के बेसिस पे आप उस फ्लूइड के इस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो। पहला तो लुब्रिकेंट का सिलेक्शन, दूसरा बफर्स में यूज करना, तीसरा जो आपके ऑर्गेनिक कह देना चाहिए, क्या बोले उनको, ऑर्गेनिक जो फ्लूइड है उनके शेप और साइज वगैरह पता करने के लिए, चौथा आप काय के लिए कि आपका जैसे कि क्या बोला मैंने, मिलिकन है, मिलिकन ने चार्ज पता करने के लिए किया था, और पांचवा ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, ब्लड सर्कुलेशन। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो विस्कस स्ट्रेंथ क्या होगी, ऐसा तो नहीं खून गाढ़ा हो जाए, समझ रहे हैं, या प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि खून क्या एकदम
उसके साथ चिपक जाए, है ना, ट्यूब के साथ या नलियों के साथ या आर्टरीज के साथ। तो आ गया समझ में आपको? ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपके सामने बताए। ठीक है, समझ आ गया? छापिए इसको भी, हालांकि मैंने 3 लिखे नहीं, वो आप लिख लेना। ठीक है, ये थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्या? विस्कस फोर्स या वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर। आया समझ में? चलिए अब एक नया टर्म है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टोक्स लॉ ना, क्या होता है स्टोक्स लॉ? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये नदी है, क्या है? नदी। नदी के अलावा बात मत करना, मतलब एक लंबा एक्सटेंशन है, बहुत दूर दूर तक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, बीच में कहीं कोई टर्न नहीं है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्लूइड फ्लो हो रहा था। मैंने ना एक लोहे की बॉल इधर फेंकी, फ्लूइड अभी जैसे भी फ्लो हो रहा होगा नहीं पता, जैसे ही बॉल फेंकी मैंने, तो बॉल जो कि मैंने वो फेंकी है मूव करते करते, तो बॉल ऐसे मूव करेगी तो ये फ्लूइड भी मूव करने लगेगा। लेकिन इस बॉल के एक साथ वेट की वजह से नीचे भी तो मूव करना है। कुछ देर में ये बॉल इधर, कुछ देर में बॉल इधर, कुछ देर में बॉल इधर, कुछ देर में इधर। समझिएगा, हमने इस बॉल को फेंका जिसका रेडियस r है, इस बॉल को फेंका, जैसे ही फेंका तो ये फ्लूइड जो है इस बॉल की स्पीड से मूव करने लगा। थोड़ी देर में बॉल नीचे चली गई, नीचे वाले ही मूव करने लगी, नीचे वाले भी। लेकिन जो इधर वाली लेयर है वो इसकी वजह से मूव नहीं कर पाएगी यार, काफी दूर है वो, इसका इन्फ्लुएंस यहां से यहां तक ज्यादा से ज्यादा, वहां तक इसका इन्फ्लुएंस नहीं जाएगा। फिर ये नीचे चली गई, नीचे वाली लेयर को मूव कराने लगी, और नीचे वाली को, और नीचे वाली को। तो इस तरीके से जो लेयर्स हैं, इनके जो दूर वाले पॉइंट जो है ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहे हैं किसकी स्पीड से? इस स्फीयर की स्पीड से, इस रिजिड स्फीयर की स्पीड से। रिजिड, परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली हार्ड, इस रिजिड बॉल की स्पीड से यहाँ का फ्लूइड, यहाँ की लेयर क्या करने लगी? मूव करने लगी। ये नीचे की तरफ मूव किया, मतलब लगभग सब लेयर्स अब मूवमेंट में है, और इनके बीच में एक रिलेटिव गैप भी है। इनकी जो स्पीड है, इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है, उसमें क्या डिफरेंस है? इसकी शायद ज्यादा स्पीड होगी, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी सबसे कम। तो ये जो स्पीड इस स्फेरिकल बॉडी की वजह से फ्लूइड में आई है, उनमें क्या है? एक रिलेटिव चेंज है। उस रिलेटिव चेंज की वजह से क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? फ्रिक्शन फोर्स। जो कौन एक्सपीरियंस करेगा? ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगी। अगर आप इन लेयर्स को अलग अलग स्पीड से मूव कराने के लिए इन्फ्लुएंस्ड करेंगे, तो इन बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन का डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से आप पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? विस्कस फोर्स लगेगा। वो विस्कस फोर्स सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपकी साइज पे। अगर बॉडी का साइज बहुत ज्यादा है तब तो खैर ये सब बातें आएंगी नहीं, लेकिन अगर बहुत छोटा है तब भी ये बातें नहीं आएंगी। उसकी सफिशिएंटली क्या है? साइज होनी चाहिए। आर पे डिपेंड करता है। वो जो विस्कस अपवर्ड फोर्स है ना, जो अपवर्ड विस्कस फोर्स है, क्यों प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द लेयर्स। ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द क्या? लेयर्स की वजह से, है ना। तो वो किस पे डिपेंड करता है? उस बॉडी के साइज पे। साथ ही साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आखिर वो जो फ्लूइड है वो कितना विस्कस है। जो फ्लूइड है जिसको इस बॉडी ने फ्लो करने के लिए स्टार्ट कर दिया था, आखिर वो कितना विस्कस है। साथ ही साथ इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर वो बॉडी आई कितनी स्पीड से। अगर बॉडी ज्यादा स्पीड से आएगी तो ज्यादा रिलेटिव चेंज इन लेयर्स करेगी, मतलब ज्यादा विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होगा, मतलब उसको ज्यादा विस्कस फोर्स क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे वो अपवर्ड विस्कस फोर्स क्या करता है? वर्क करता है। इसकी वजह से क्या होगा? एफ जो है आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईटा के साथ और वी के साथ कंबाइन कर दीजिए, ईटा आर वी। जब प्रोपोर्शनल साइन लगेगा हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, उसको नाम रखा गया 6 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टोक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको?
स्ट्रोक्स लॉ। क्या है स्ट्रोक्स लॉ? Whenever we fall a body, rigid body, small rigid body, है ना, small rigid body of radius r greater than the intermolecular gap fall on a liquid, infinite extension liquid, then the layer of the liquid will flow by the speed of body, and lower layers also starts moving due to the influence of the moving body, moving rigid small body, by which there is an relative difference between their क्या layers, ये relative difference in the velocity of the क्या layers। इस इन्फ्लुएंस की वजह से, या यूं बोलें कि जो दूर की लेयर्स हैं उनको क्या वो रेस्ट में ही है, जबकि ये मोशन कर रही हैं, तो ये मोशन करके आगे चली जाएंगी, वो रेस्ट वाली वहीं रह जाएंगी। तो इसकी वजह से जो ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है चेंजेस देखने को मिले, या इन जो लेयर्स है लेयर्स के बीच में जो ये रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी हुआ, इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और उस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किसने डिस्कस किया? है ना, साइंटिस्ट स्टोक ने। किसने डिस्कस किया? स्टोक ने। इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्टोक्स लॉ बोला गया। क्या बोला गया? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के हिसाब से लगने वाला अपथ्रस्ट फ्रिक्शन फोर्स है या अपथ्रस्ट विस्कस फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो साइज ऑफ बॉडी पे, दूसरा विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड पे, और तीसरा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। तो ये है आपका क्या? स्टोक्स लॉ। इतना फोर्स उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है बताइए? क्लियर हो गया स्टोक्स लॉ? छापिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करिएगा। ये था स्टोक्स लॉ। इसी के बाद एक नया टर्म आता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या आता है? टर्मिनल वेलोसिटी। समझिएगा बात को, उसको नोट कर लीजिए। पहले मैंने आपसे बताया ना कि ये जब इसमें फ्लो करता है, ऐसी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन मैंने बता दी कि बॉडी जो है उसको परफेक्टली रिजिड होना चाहिए, दूसरा जो उसका साइज है ना वो स्मॉल होना चाहिए, लेकिन इतना स्मॉल ना हो कि इंटरमॉलिक्यूलर गैप से भी ज्यादा छोटा हो, दूसरा वो जो बॉडी है ना, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, इसको फ्लूइड के ऊपर स्लिप नहीं होना चाहिए, है ना, फ्लूइड के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? स्लिप नहीं होना चाहिए। तब जाके ये स्टोक्स लॉ वाला फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझ में आ गया क्या क्या होना चाहिए? हालांकि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, रिजिड होना चाहिए, परफेक्टली रिजिड, दूसरा स्मॉल होना चाहिए, और तीसरा क्या है? स्लिप नहीं होना चाहिए। बिठा दे बेटा इसको। समझ आ गया? ये था स्टोक्स लॉ, समझिएगा। अब देखिए टर्मिनल वेलोसिटी, जानिए है क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि हमने एक बॉडी को लिक्विड पे फॉल कराया, या हमने वो बॉल लेके पानी में क्या है? फेंक दी, नदी के पानी में फेंक दी। ये बॉल जो है इसी तरीके से मूव करती हुई नीचे आती है, ठीक है। जब ये मूव कर रही थी तो इन लेयर्स को, लिक्विड की लेयर्स को अपने साथ मूव करा रही थी। मतलब ये जो लेयर्स हैं इस बॉडी की स्पीड से मूव कर रही थी। ये जो लेयर्स हैं ये बॉडी की स्पीड से क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, जिसकी वजह से इनकी स्पीड में एक रिलेटिव चेंज देखने को मिला। क्या देखने को मिला? एक रिलेटिव चेंज देखने को मिला, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करता है, या विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस करता है उस बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि उस बॉडी का वेट कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, जैसे जैसे वो बॉडी उस फ्लोइंग फ्लूइड में इमर्ज होगी ड्यू टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब वो इमर्ज होगी तो कुछ ना कुछ फ्लूइड क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट जितना उस पे क्या लगेगा? अपथ्रस्ट लगेगा। तो उस फॉलिंग बॉडी पे लिक्विड के अंदर या लिक्विड में हॉरिजॉन्टली मूविंग फॉलिंग बॉडी पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? एक तो उसका खुद का वेट डाउनवर्ड, दूसरा क्या? दूसरा क्या उस पे खुद का वेट डाउनवर्ड, दूसरा स्टोक्स लॉ की वजह से विस्कस फोर्स अपवर्ड, और तीसरा अपथ्रस्ट। तीसरा क्या? अपथ्रस्ट। किसकी वजह से? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वजह से।
किसकी वजह से? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वजह से। बात को समझिएगा, अपथ्रस्ट किसकी वजह से? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वजह से। तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं इस बॉडी पे? अपथ्रस्ट किसकी वजह से? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वजह से। स्टोक्स वाला फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स किसकी वजह से? वही फ्लो होने की वजह से। और तीसरा उसका वेट क्या? डाउनवर्ड। जब ये मूव करता है तो करते करते एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब इसका वेट सारे अपवर्ड फोर्सेस के जितना हो जाता है। अभी तो इस पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, खुद का वेट डाउनवर्ड, बाकी फोर्सेस अपवर्ड। उस सिचुएशन में इसको ये क्या है? रेसिस्ट करते हैं या इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे इसका वेट सारे अपवर्ड फोर्सेस के बराबर हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे इस बॉडी का वेट सारे अपवर्ड फोर्सेस के बराबर हो जाता है, मतलब इस पे फोर्स लगना बंद हो जाता है। और जब जैसे ही किसी बॉडी पे फोर्स लगना बंद हो जाता है, मतलब फिर उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वो सिचुएशन जहां पे इस बॉडी का वेट सारे अपवर्ड फोर्सेस के बराबर हो जाता है, उस सिचुएशन पे बॉडी पे नेट फोर्स कितना हुआ? 0। और अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, और अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। फिर वो जो बॉडी है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक, एक्वायर्ड बाय द बॉडी। कब? whenever its weight is same as all the upward forces acting on it। जिस समय पे उसका वेट सारे अपवर्ड फोर्सेस के बराबर हो जाता है, उस टाइम पे उस बॉडी पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और वो जिस वेलोसिटी पे उस टाइम तक पहुंच जाता है वो उसी वेलोसिटी से फिर यूनिफॉर्मली मूव करता रहता है। तो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? इट इज दैट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी falling inside the liquid whenever its weight is just equal to the क्या? all the upward forces acting upon it। जिस समय पे सारे अपवर्ड फोर्सेस किसके बराबर हो जाते हैं? उसके वेट के बराबर हो जाते हैं। उस समय तक उसने जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। समझिएगा, अब थ्रस्ट क्यों आएगा? वेट ऑफ फ्लूइड की वजह से। फ्लूइड की डेंसिटी सिग्मा है, तो वी रो जी फॉर्मूला होता है ना भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या? मास इनटू जी क्या आएगा? वेट। और अपथ्रस्ट कितना था? फ्रिक्शन कितना था? 6 पाई ईटा आर वी। और इसका खुद का वेट कितना था? खुद का वेट था mg, मतलब इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी और क्या? g। समझेगा, तो 6 पाई ईटा आर वी इक्वल वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। वी जी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? रो माइनस सिग्मा। 6 पाई ईटा आर वी। कुछ कट रहा है क्या? ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी क्या होता है वैसे? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, है ना? रो माइनस क्या? सिग्मा। समझिएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा मालूम है आपको? V इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए? V इज इक्वल्स टू 2/3 R स्क्वायर G रो माइनस क्या? सिग्मा। ये है टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी विच इज फॉल इनटू द लिक्विड ऑफ द डेंसिटी क्या? कौन सा लिक्विड? ऑफ डेंसिटी क्या? बोलो, सिग्मा। और डेंसिटी क्या? सिग्मा। अगर सिग्मा डेंसिटी के लिक्विड पे कोई रो डेंसिटी वाला मटेरियल जिसकी रेडियस r है, या स्फेरिकल बॉल अगर उस पे गिरती है, तो इतनी टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करता है। तो आप डिफाइन कर लोगे, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में फेंकते हैं, स्फेरिकल बॉडी को, रिजिड बॉडी को, जो कि लिक्विड के सरफेस पे स्लिप नहीं कर सकती,
जब वो मूव करती है तो डाउनवर्ड मोशन करती है, तो डाउनवर्ड मोशन करती है तो उस पे क्या लगता है, अब थ्रस्ट लगता है ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। दूसरा उस पे क्या लगता है, स्ट्रोक्स लॉ के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स लगता है या विस्कस फोर्स लगता है, क्योंकि जब वो मूव करता है एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर चौथे लेयर कांटेक्ट में आता है और सबको मूव कराना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनकी वेलोसिटी में एक रिलेटिव चेंज होता है जिसकी वजह से एक विस्कस फोर्स क्रिएट होता है जो उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मूव करता है किसकी वजह से, अपने वेट की वजह से। एक सिचुएशन आती है जब उसका वेट सारे अपवर्ड फोर्सेस के बराबर हो जाता है, उस समय तक उसने जितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। हमने रखी वैल्यू आंसर दिया क्या, ओ सॉरी ईटा 2/9 ईटा r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा, सॉरी ये ट्रांसपोज करना भूल गए थे। ये अभी टर्मिनल वेलोसिटी, क्या प्रॉब्लम जल्दी बताइए, कोई मुश्किल है क्या, बोल लो, आ गया समझ में, बढ़िया से छापो जल्दी, छापे टर्मिनल वेलोसिटी।